नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। उत्तराखंड का इतिहास महा मैराथन, ठीक है। महा मैराथन क्लास हम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम क्या उत्तराखंड के जो तीनों काल के इतिहास हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, फिर उसके बाद आपके चंद हो गए, पवार हो गए, ठीक है, टिहरी रियासत हो गई, गोरखा हो गया, ब्रिटिश काल हो गया, इन सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। महत्वपूर्ण क्लास होगा आपका आगामी जो यूके ट्रिपल एस सी हो गया, यूके ट्रिपल एस सी हो गया एंड यूके पीएससी हो गया, इन दोनों की दृष्टि से क्या होगा, रामबाण वीडियो होने वाली है। महा मैराथन 2 से 3 घंटे की ये क्लास हो सकती है। जुड़ना है पूरे एनर्जी के साथ आपको, ठीक है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आप महा मैराथन क्लास नहीं देखते हैं तो आप क्या उत्तराखंड का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जा सकते हो। उसमें हमारा क्या, उसमें हमने 15 से 20 भाग कर लिए हैं। तो जुड़ जाइए, चर्चा परिचर्चा करेंगे, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए अगर बात करूं उत्तराखंड का जो इतिहास है, इतिहास को जानने की अगर हम क्या करूं, स्रोतों की बात करूं, ठीक है। सोर्स ऑफ नॉलेज, द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, कैसे हम उन्हें जान सकते हैं, क्या उन ऐसे सोर्स हैं जिससे हमें आज पता चलता है कि उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल कैसा था, आद्य ऐतिहासिक काल कैसा था और ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीजें हुई, इन सभी के बारे में, ठीक है। विभिन्न कालों के आधार पर हम उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। हमने पहले ही बताया, जिसमें पहला आपका प्रागैतिहासिक काल, फिर आपका आद्य ऐतिहासिक काल, फिर आपका ऐतिहासिक काल, और तीनों कालों को हम क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं, ठीक है। राज्य में ऐसे अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र अति प्राचीन काल से ही मानवीय गतिविधियों से संबंध रहा है। देखो, हमें उत्तराखंड राज्य में ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिससे हम यह कह सकते हैं कि यह क्षेत्र अति प्राचीन काल से क्या, मानवीय गतिविधियों से क्या रहा, संबंध रहा है, ठीक है। उत्तराखंड के इतिहास अगर का उसके ऐतिहासिक स्रोतों की हम बात करें, ठीक है, तो क्या क्या है, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास से संबंधित जानकारी का भंडार में लोक गाथाओं में आपने सुना होगा, राजुला मालुसाई, रमोला गाथा, पवाड़ी, जागड़, हुड़की बॉल गाथाएं, ठीक है। इनसे क्या होता है, हमें उत्तराखंड की जो क्या है, जो हमें लोक गाथाएं हैं जो प्राचीन धर्म से संबंधित, राजुला मालुसाई की आपने प्रेम कथा सुनी है, ठीक है। रमोला गाथा हो गया, पवाड़े हो गए, जागर हो गए, हुड़की बॉल गाथाएं उत्तराखंड के इतिहास को 2 चरणों में बांटती हैं, एक प्रागैतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल, ठीक है। आइए अब दोनों के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करूं तो पुरातत्व की दृष्टि से मानव इतिहास का प्राचीनतम चरण पाषाण युग। पाषाण युग क्या होता है सर, पाषाण मतलब होता है पत्थर, पत्थर युग मतलब काल, ठीक है। जो पत्थर का काल था जिसे डॉक्टर मदन मोहन जोशी ने 3 चरणों में बांटा था, ठीक है। पाषाण काल जिसे पत्थर काल हमने आपको बताया, पत्थरों का युग था, उसे मतलब कि पत्थर के हथियार आपको मिलते थे उसमें, ठीक है। तो उसे डॉक्टर मदन मोहन जोशी इतिहासकार है, उन्होंने 3 चरणों में से बांटा है। एक आपका निम्न, एक मध्य, एक उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल युग में इन्होंने विभाजित किया है, जिसमें निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है, के उपकरणों की खोज यमुना उत्पयकता श्रीनगर में अलकनंदा के घाटी के वहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। वहीं पश्चिमी रामगंगा घाटी, अल्मोड़ा, खुटानी नाला से केपी नौटियाल व यशोधर मठपाल द्वारा भी इनकी खोज की गई, ठीक है। उत्तराखंड के इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं, ठीक है। 3 क्या है, सोर्स है उत्तराखंड के इतिहास को जिससे हम जानते हैं, तो जानते हैं वो तीन सोर्स कौन 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 से हैं, ठीक है। उन 3 सोर्सों के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो उसमें पहला आपका साहित्यिक स्रोत है, ठीक है, जिसमें हमें धार्मिक ग्रंथ, अधार्मिक ग्रंथ, ठीक है, जिसमें हमें क्या, इन ग्रंथों के बारे में सूचना मिलती है। वेद हो गए, पुराण हो गए, ठीक है, कल्हण की राजतरंगिणी हो गई, इन सभी को, ठीक है। और वहीं क्या, पाणिनि की अष्टाध्यायी हो गई, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत हो गए, विदेशी यात्रियों का विवरण हिंगसान हो गया, ठीक है। इनके विवरण से हम चर्चा परिचर्चा करेंगे और उत्तराखंड के इतिहास को जानेंगे। तो सबसे पहले सर अगर बात करूं उत्तराखंड का इतिहास का, अगर हम विवरण विवरण की बात करें तो उसमें साहित्यिक स्रोत, ठीक है, जो लिटरेचर रहा यहाँ का, ठीक है, लिटरेचर रहा
साहित्यिक स्रोत थे उससे हमें क्या क्या मिले। तो सबसे पहले धार्मिक ग्रंथों की बात करूं तो उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख किस में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। वेद कितने हैं सर, आपने बोला 4 हैं। सबसे प्राचीन वेद दिया आपका क्या है, ऋग्वेद है। फिर उसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है। तो 4 वेद है और उत्तराखंड का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है, वो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र के लिए मनुष्यों की पूर्ण भूमि या देवभूमि कहा गया, ठीक है। अगर हमें ऋग्वेद में उत्तराखंड के बारे में उल्लेख मिल रहा है तो वहां उत्तराखंड शब्द नहीं लिखा गया है, वहां इसे क्या कहा गया है, मनुष्यों की पूर्ण भूमि या देवभूमि से कहा गया। उत्तराखंड के लिए ऋग्वेद में मनुष्यों की पूर्ण भूमि या देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर का कुरु कहा गया है। देखो हमने पता है वेद में ऋग्वेद में उत्तराखंड के बारे में मिलती है जिसमें से मनुष्यों की पूर्ण भूमि या देवभूमि कहा गया है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, इसे उत्तराखंड का क्या कहा गया, उत्तर का इसे कुरु कहा गया है, ठीक है। स्कंद पुराण की बात करूं तो पुराण कितने होते हैं बताना मुझे, 18 पुराण बताना मुझे, ठीक है। पुराण में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर खस देश कहा गया है, ठीक है। पुराणों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है सर, ब्रह्मपुर या खस देश कहा गया है। और स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड तथा कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है, ठीक है। देखो जो स्कंद पुराण है उसमें ही वर्तमान में जिसे हम गढ़वाल मंडल बोल रहे हैं, गढ़वाल मंडल बोल रहे हैं, उसे केदारखंड, उसका नाम केदारखंड हमें किस में मिलता है, स्कंद पुराण में मिलता है। और जो हम कुमाऊं है ना, कुमाऊं का नाम हमारा स्कंद पुराण में क्या मिलता है, मानसखंड मिलता है, ठीक है, मानसखंड मिलता है, ठीक है। स्कंद पुराण में केदारखंड और मानसखंड को संयुक्त रूप से खसदेश कहा गया है, ठीक है। स्कंद पुराण में जो गढ़वाल मंडल, आज का जो गढ़वाल मंडल है, केदारखंड जिसे कहा गया है स्कंद पुराण में, ठीक है। आज का जो कुमाऊं मंडल है जिसे क्या स्कंद खंड में क्या कहा है, स्कंद पुराण में जिसे मानस खंड कहा है, इसे संयुक्त रूप से, इन दोनों को संयुक्त रूप से खस देश कहा जाता था, ठीक है। वहीं सर अगर हम बात करें स्कंद पुराण में हिमालय क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो स्कंद पुराण है उसमें जो हमारा हिमालय क्षेत्र है उसका उसका विभाजन क्या है 5 भागों में, जिसमें आपका पहला नेपाल वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, मानस खंड वाला हो गया, केदार खंड हो गया, जालंधर हो गया और कश्मीर, इसे 5 भागों में किसमें, स्कंद पुराण में बांटा गया है। और पुराण में वर्णित है कि नंदा पर्वत गढ़वाल और कुमाऊं को विभाजित करता है। वहीं जो पुराण है, ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटी पर तो आपने नंदा पर्वत, नंदा देवी ईस्ट या वेस्ट तो बताएंगे मुझे, ठीक है। 78-17 जिसकी ऊंचाई है, ठीक है, 7817, 78-17, ठीक है, 7817 जिसकी ऊंचाई है, नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है। तो स्कंद पुराण में जो क्या कहा गया, जो कुमाऊं और गढ़वाल को अलग कर रहा है वो क्या है, नंदा पर्वत है, वो क्या है, नंदा पर्वत है, ठीक है। पुराणों में कुमाऊं को कुर्मांचल कहा गया, पुराणों में कुमाऊं को क्या कहा गया सर, कुर्मांचल कहा गया है, ठीक है, इसे कुर्मांचल कहा गया है। और बौद्ध धर्म ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। सर आपसे पूछ लेगा, इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म ग्रंथ के लिए उत्तराखंड के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो बौद्ध धर्म में इसे कहा गया है हिमवंत शब्द इसके लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। महाभारत में गढ़वाल क्षेत्र को स्वर्गभूमि, बद्रिकाश्रम, तपोभूमि कहा गया है। महाभारत में गढ़वाल क्षेत्र को क्या, स्वर्गभूमि की स्वर्गभूमि है, ठीक है, देवताओं की भूमि है, बद्रिकाश्रम हो गया, तपोभूमि है, ठीक है, तपभूमि है, तपस्या की जाती है, ठीक है। महाभारत के आदि पर्व में उत्तर कुरु तथा दक्षिण कुरु 2 देशों का स्पष्ट रूप से वर्णन भी हमें मिलता है, ठीक है। केदारखंड के अंतर्गत माया क्षेत्र, हरिद्वार के लिए माया क्षेत्र का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ह्वेंसान आया था, ठीक है, जिसे इसने मोयुल्लू कहा था, मोयुल्लू कहा था। और हरिद्वार इसने बोला कि गंगा के नदी के किनारे है, जो कितना 20 ली में फैला हुआ है, 20 ली में फैला हुआ। ह्वेंसान कौन था, एक चीनी यात्री था, ठीक। किसके समय भारत आया था ह्वेंसान, बताओ, हर्षवर्धन के उसमें, किसके उसमें, हर्षवर्धन के उसमें, बताना मुझे फटाफट, ठीक है। तो केदारखंड के अंतर्गत माया क्षेत्र हरिद्वार के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है, हिमालय तक का क्षेत्र आता था, ठीक है। मानसखंड के अंतर्गत नंदा देवी पर्वत से कालगिरियां कालागिरी तक का क्षेत्र आता था। इन दोनों खंडों को नंदा देवी पर्वत अलग करता था, हमने पहले आपको बताया था, ठीक है। कौशिकी ब्राह्मण में लिखा है कि वाक देवी का निवास स्थान भी कहाँ था, बद्रिकाश्रम में था, ठीक है। जो कौशिकी ब्राह्मण है उसमें भी क्या लिखा है, वाक देवी का निवास स्थान कहाँ था, बद्रिकाश्रम में था। और श्री व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में षष्ठ लक्ष्य संहिता की रचना की थी, ठीक है। व्यास जी ने क्या, बद्रिकाश्रम में षष्ठ लक्ष्य की संहिता की रचना की थी, ठीक है। किरातों ने अपने नेता शिव
के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं तुमुल संग्राम। आपसे पूछेगा कि तुमुल संग्राम किसके बीच में हुआ, ठीक है, शिव के झंडे के नीचे होता है। किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था, ठीक है। किरातों और अर्जुन के बीच में क्या होता है, तुमुल संग्राम होता है। इसका उल्लेख हमें केदारखंड में मिलता है। कहाँ मिलता है सर, केदारखंड में मिलता है। जिस स्थान पर यह युद्ध हुआ वह आज क्या बिल्लव केदार के नाम से प्रसिद्ध है, तीर्थ बन गया है। बिल्लव केदार अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है। अलकनंदा कहाँ से इसका उद्गम होता है, अलकनंदा का उद्गम स्थान बताना मुझे, ठीक है। तो अलकनंदा का सतोपंथ हिमानी से होता है। देवप्रयाग में किसके, भागीरथी के साथ मिलती है, वहां से गंगा के रूप में प्रवाहित होती है, ठीक है, जिसे शिवप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। हमने क्या बताया सर, जो बिल्लव केदार है अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है, जिसे शिवप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हमने धार्मिक ग्रंथ जाने, अब हम परिचर्चा करेंगे अधार्मिक ग्रंथों के बारे में, ठीक है। जो अधार्मिक ग्रंथ है उसमें आपका पाणिनि की जो कृति है अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों की कृति है आपका अष्टाध्यायी, ठीक है। तो अष्टाध्यायी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे, ठीक है। कालिदास जिसे क्या कहा जाता है, भारत का जिसे शेक्सपियर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। इसकी प्रमुख कृतियां हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। इसने केदारखंड के कर्णाश्रम में इसकी रचना की थी, ठीक है। कर्णाश्रम मतलब, कर्णाश्रम बोलते ही आपको क्या, शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम प्रसंग के बारे में आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कालिदास की कृति रघुवंशम हो गया, मेघदूतम हो गया, कुमार सम्मोहन हो गया, ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, ठीक है। बाण भट्ट की अगर कृति पूछेगा हर्षचरित, राजशेखर कृत काव्य मीमांसा में उत्तराखंड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी, कल्हण की कृति क्या है, राजतरंगिणी की कृति किसकी है, कल्हण की है, ठीक है। इसमें कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ा द्वारा गढ़वाल विजय का उल्लेख मिलता है। किसमें, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में किस अधार्मिक धर्म में कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ा द्वारा गढ़वाल विजय का उल्लेख मिलता है। आपने बोला सर राजतरंगिणी, किसकी कृति है, आपने बोला राजतरंगिणी कल्हण की कृति है, ठीक है। उत्तराखंड में प्रचलित लोक गाथाओं जैसे जागर इत्यादि भी इतिहास हेतु महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करूं मुस्लिम ग्रंथ, ठीक है, जहांगीरनामा और तारीख ए बदायूनी में भी उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। लीजिए अब क्या बोला है, जो मुस्लिम ग्रंथ है, एक का नाम है जहांगीरनामा, ठीक है, एक का नाम है तारीख ए बदायूनी, तो इसमें उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। वेंगसान ने अपने यात्रा वृत्तांत सीयू की, आपसे पूछेगा सीयू की किसका यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, ये है वेंगसान का, ठीक है। फोक्यू की किसकी है बताइए मुझे, दूसरा कौन था, वेंगसान, और दूसरा कौन था बताइए मुझे, दूसरा चीनी यात्री कौन था, वेंगसान, और बताना मुझे, आप बताना उसकी प्रसिद्ध रचना क्या है, फोक्यू की। फोक्यू किसकी रचना है बताना, किसका यात्रा वृत्तांत है, फोक्यू की, ठीक है। तो वेंगसान का क्या है, सी यू की, ठीक है। उत्तराखंड के लिए पोली ही मोपुलो अर्थात ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। जो चीनी यात्री हुएंगसान है, इसने अपने वृतांत में सी यू की में उत्तराखंड के लिए पोली ही मोपोलो अर्थात ब्रह्मपुर इसने शब्द का प्रयोग किया गया है, तथा हरिद्वार को मोयुलो अर्थात मायानगरी या मयूर नगरी कहा है। इसी हुएंगसान ने हरिद्वार को क्या, मोयुली या मोयुलो अर्थात मायानगरी या मयूर नगरी कहा है, ठीक है। इसकी माप इसने 20 ली में बताई है। हमने पहले भी आपको परिचर्चा किया है, उत्तराखंड का इतिहास हम बिल्कुल अच्छे से आपको डॉक्टर अजय सिंह रावत की किताब से बता रहे हैं, ठीक है। स्थान का वर्णन किया है, इसकी पुष्टि प्रोफेसर अलेक्जेंडर कनिंघम ने काशीपुर के रूप में किया। काशीपुर गोविसान किसका पुराना नाम था बताना मुझे, ठीक है। वहीं जोशीमठ को पहले जोशित मठ या जोशित पीठ से प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुक में अनेक शासक और वंशों का उल्लेख प्राप्त होता है। आपसे पूछेगा कि किस स्थान से गुरु पादुक में अनेक शासक और वंशों का उल्लेख प्राप्त होता है, तो कहाँ से, ज्योतिष पीठ से, जोशीमठ से, ज्योतिष पीठ से या जोशित मठ से, ठीक है। वहीं प्रयाग प्रशस्ति लेख में भी इस क्षेत्र का क्या वर्णन मिलता है, जिसे क्या कार्तिकेयपुर या कार्तिकपुर कहा गया था। प्रयाग प्रशस्ति हमने समुद्रगुप्त के बारे में, हमने हरिसेन के बारे में बताया था, ठीक है, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो देखो तालेश्वर से प्राप्त ताम्रपत्रों में कार्तिकेय तथा ब्रह्मपुर शब्द का उल्लेख किया गया है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में केवल कार्तिकेयपुर शब्द का भी उल्लेख मिलता है, जबकि चीनी यात्री हुएंगसान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में केवल, यात्रा वृत्तांत क्या था हुएंगसान का, सी यू की, ठीक है, उसमें केवल ब्रह्मपुर शब्द का ही प्रयोग किया है, ठीक है। अब हम जानेंगे क्या पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। उसमें भी सबसे पहले प्रागैतिहासिक अवशेष के बारे में परिचर्चा करते हैं, ठीक है। तो
उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज का प्रारंभ हेनवुड ने किया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में पुरातत्व पुरातत्व की खोज का प्रारंभ किसको का श्रेय किसको जाता है? हेनवुड को जाता है, हेनवुड को जाता है, ठीक है। हेनवुड द्वारा 1856 में चंपावत के देवीधुरा नाम के स्थान से क्या सर्वप्रथम कप मार्क्स प्राप्त किए गए, ठीक है। देखो, उत्तराखंड में पुरातत्व की खोज का श्रेय जाता है हेनवुड को। सबसे पहले कब? 1856 में चंपावत के देवीधुरा नाम के स्थान से इन्हें क्या ये सर्वप्रथम कफ मार्क्स उत्खनित करते हैं, ठीक है। इसके पश्चात 1877 में रिवेट कानक द्वारा हाट के चंद्रेश्वर मंदिर के समीप शैल चित्रों की, शैल चित्र में पत्थरों पे बने, शैल मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो पत्थरों पे बने हुए चित्र की खोज करते हैं जिसमें 12 पंक्तियों में खुदे हैं, जो 12 पंक्तियों में खुदे हुए हैं। रिवेट कानक द्वारा द्वाराहाट से प्राप्त शैल चित्रों को यूरोप से प्राप्त शैल चित्रों के समान बताया गया है। आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा प्राप्त शैल चित्रों को यूरोप के प्राप्त शैल चित्रों के समान बताया है, ठीक है। जो रिवेट कार्नर द्वारा द्वाराहाट से जो प्राप्त शैल चित्र हैं उन्हें यूरोप से प्राप्त शैल चित्रों के समान क्या बताया गया है, ठीक है। सर अगर वहीं आगे हम चर्चा पर चर्चा करें, गढ़वाल विश्वविद्यालय को पश्चिमी रामगंगा घाटी के सनड़ा तथा बसड़ी गांवों में भिक्षाशयन के समाधान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय को पश्चिमी रामगंगा से हो गया, ठीक है, और सनड़ा तथा बसड़ी गांव भिक्षाशयन के से समाधान प्राप्त हुए जहां शवों को दफनाया गया था, ठीक है। समाधान मतलब शवों को दफनाया गया था। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह आकृतियां जसकोट हो गया, ठीक है, देवीधुरा, नौला, जेलन, सनड़ा, बसेड़ी, मुनिया की ढाई, जायोग्राम, गोपेश्वर, पनार घाटी आदि स्थलों से हमें विभिन्न प्रकार के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो अब हम सबसे पहले पहुंचते हैं अल्मोड़ा में, आलमगीर में, ठीक है, बाल मिठाइयों का घर, ठीक है, विविधेश्वर नगरी, ताम्र नगरी। तो अल्मोड़ा की हम बात करते हैं, ठीक है। सोर्स फ्रॉम अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो सबसे यहाँ का जो प्रसिद्ध जो है जो प्राप्त हुआ है वो है लाखू उडियार गुफा, ठीक है। जो उडियार है, अगर हम गुफा केव्स की बात करूं, गुफा की बात करूं, से क्या कुमाऊनी में से बोलते हैं उडियार शब्द इसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है। उडियार शब्द इसके लिए प्रयोग होता है। तो लाखू उडियार गुफा की हम बात करें तो इस उडियार की खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी द्वारा की गई थी, ठीक है। लाखू गुफा की खोज किसके द्वारा? 1968 में MP जोशी द्वारा की गई थी। यह उडियार अल्मोड़ा जनपद से, अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूर बाड़ूछीना के पास दलबेंड पर स्थित है, ठीक है। जो लाखू गुफा में नागफनी आकार का जो पत्थर है जिसमें हमें शैल चित्र मिले हैं, ठीक है, यह अल्मोड़ा जनपद से कहाँ 20 किलोमीटर बाड़ूछीना वाले रोड पे, कहाँ पे? दलबेंड पर स्थित है, ठीक है। और नदी कौन सी नदी पे है? ये कौन सी नदी पे है? नदी पूछेगा तो बताना मुझे, ठीक है। कौन सी नदी पे है फटाफट बताना मुझे? सुयान नदी, ठीक है। सुयान नदी किस पे? सुयान नदी के दाएं तट पर, ठीक है। यह सुयान नदी के दाएं तट पर स्थित है। यहाँ से मानव तथा पशु पक्षियों के शैल चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। लाखों उडियार से हमें क्या एक तो मानव, दूसरा आपके पशु पक्षियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। वहीं मानव आकृतियों को अकेले या समूह में इन्हें क्या डांस करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। जो मानव आकृतियां हैं उन्हें समूह या अकेले में क्या नृत्य करते हुए दिखाया गया है। जानवरों में लोमड़ी का, ठीक है, अनेक पैर वाला छिपकली के चित्र भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ से जानवरों में लोमड़ी और अनेक पैर वाला छिपकली भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। इन शैल चित्रों में मानव आकृतियों को रंगों से सजाया गया है। जो मानव आकृतियां, मनुष्य की जो आकार की आकृतियां चित्र में मिले हैं वो रंगों से सजाए हुए हैं। इन शैल चित्रों में 3 रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। सबसे नीचे श्याम रंग है, ठीक है, सबसे नीचे श्याम रंग है, मध्य में कथकई रंग, लोहित रंग बोलते हैं, ठीक है, और ऊपरी भाग में श्वेत रंग का प्रयोग किया गया है। किसमें? लाखों उडियार के गुफा में, ठीक है। यह शैल चित्र नागफनी के आकार का है। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के अनुसार लाखों उडियार उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज थी, ठीक है। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच क्या बोलते हैं? जो लाखों उडियार है अल्मोड़ा के दलबेंड से हमें प्राप्त हुआ है, नागफनी के आकार का, तो उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल के जो शैल चित्र है उसकी पहली खोज थी, ठीक है। इन चित्रों को ताम्र पाषाण काल में रखा गया है। कहाँ? ताम्र पाषाण काल में रखा गया है। कुछ विद्वान इन चित्रों की तुलना किसके? भीमबेटका के शैल चित्रों से भी करते हैं। किससे करते हैं? भीमबेटका के शैल चित्रों से भी करते हैं, उनके समान मानते हैं। राज्य पुरातत्व विभाग ने 1992 में इसे अपने संरक्षण में लिया, ठीक है। जो लाखों उडियार है इसे ना राज्य पुरातत्व विभाग ने 1992 में अपने संरक्षण में ले लिया। तो हमने जाना कि इसके लाखों उडियार के बारे में परिचर्चा कर ली है। अब आपका है फड़का नौली। फड़का नौली की बात करूं तो लाखों उडियार
से आधा किलोमीटर पहले फड़कानौली के पास 3 शैलचित्र स्थित हैं। ठीक है, अगर आप लाखोटियार से उससे पहले ही 3 किलोमीटर में आपको 3 शैलचित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रथम शैलचित्र की छद नागराज के फन के भांति बाहर निकली हुई है। जो पहला शैलचित्र है, जो पहले पत्थर पे बना हुआ चित्र है, उसमें नागराज के फन के भांति बाहर निकला हुआ है। इसकी दीवारों पर आकृतियों के 20 संयोजक विद्यमान है। ठीक है, दूसरे शैलचित्र में 10 स्थानों पर चित्रण के प्रमाण है। तीसरे शैलचित्र में स्वयं नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, फड़कानौली की खोज 1985 में यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। फड़कानौली की खोज किसके द्वारा? 1985 में यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फड़कानौली के बाद पेटसाल है। ठीक है, इस शैलचित्र की खोज 1989 में किसके द्वारा? यशोधर मठपाल द्वारा की गई थी। यहाँ से नित्यरत मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। नाच करते हुए मानव की आकृतियां चित्र प्राप्त हुई हैं, जिन्हें कत्थई रंग से सजाया गया है। किस रंग से? कत्थई रंग से सजाया हुआ है। यहाँ से 2 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से पहली गुफा में 8 मीटर गहरी और 6 मीटर ऊंची और तथा दूसरी गुफा में 4 मीटर ऊंची तथा 3.10 मीटर गहरी है। ठीक है, नेक्स्ट पेटसाल के बाद आपका क्या है? आपका फल सीमा है। ठीक है, यहाँ से योग मुद्रा व नित्य मुद्रा मानव की आकृतियां मिली है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से या किस स्थान से हमें क्या मिलते हैं? योग मुद्रा व नृत्य नृत्य करते हुए मुद्रा में मानव की आकृति मिलती है। तो फल सीमा। ठीक है, यहाँ पर एक चट्टान पर 2 कप मार्क्स बनाए गए हैं। एक ही चट्टान पर क्या? 2 कप मार्क्स बनाए गए हैं। यह अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है फल सीमा। ठीक है, नेक्स्ट सर लेपथाप की बात करूँ तो लेपथाप के बारे में अगर परिचर्चा करें तो यहाँ से प्राप्त शैलचित्रों में मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि किस स्थान से, ठीक है, किस स्थान से क्या मानव को, ठीक है, हाथों में हाथ डालकर वो नृत्य करते हुए दिखाया गया है। मानव को शिकार करते हुए वह हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो ये आपका लुएपथाप से दिखाया गया है। ठीक है, किस रंग के चित्र मिले हैं? तो लाल रंग के चित्र प्राप्त होने के कारण इसे क्या? लुएपथाप कहा गया। लाल रंग के चित्र मिले तो इसका नाम ही क्या? लुएपथाप रख दिया गया। ठीक है, यहाँ पर 3 शैल चित्र स्थित हैं। यहाँ शिलाश्रय अल्मोड़ा बिनसर मार्ग पर लेपथाप नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कसार देवी। आपने कसार देवी मंदिर का नाम सुना होगा। ठीक है, कसार देवी से कितने? 14 नर्तकों का क्या सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, यहाँ के जो शैल चित्र, जो पत्थरों में चित्र हैं, उसमें 14 नाच करने वाले डांसिंग लोग, उनका चित्रण मिलता है। सुंदर सा चित्रण है। कांस्य पर्वत की कश्यप चोटी पर स्थित है। ठीक है, यह अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कसार देवी। 14 नृत्य करते हुए यहाँ से हमें आकृतियां प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है रामगंगा घाटी। ठीक है, डॉक्टर यशोधर मठपाल को यहाँ से पाषाणकालीन शवागार और ओखली कफांक से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, रामगंगा घाटी से मठपाल जी को क्या? पाषाणकालीन यानी पत्थर वाला जो युग था उसके शवागार मिले हैं। ठीक है, जहां मनुष्यों को दफनाया जाता था। ठीक है, ओखली कपमार्क्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है धनगढ़ की बात करूं तो कुमाऊं विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के इतिहास एवं पुरातत्व विभाग ने अल्मोड़ा जनपद में बगवाली पोखर के निकट धनगढ़ गांव से थापली और पुरोला, कहाँ पे? थापली और पुरोला आपका धनगढ़ कहाँ? बगवाली पोखर के निकट धनगढ़ गांव पड़ता है। वहाँ थापली और पुरोला के समान चित्रित धूसर मृद भांड मतलब होते हैं। धूसर मतलब कि धुंधला हुआ, ठीक है, कि कम मतलब कि उसका रंग उड़ गया है। धूसर मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इसके टुकड़े पक्की मिट्टी के अनेक खिलौने, ताम्र चूड़ियां व अश्व मतलब घोड़े की अस्थियां खोजी गई हैं। यह चित्रित मृद भांड लाल मिट्टी से निर्मित है। इनका रंग कैसा है? इनका रंग कैसा है? लाल रंग के ये शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करूं, यहाँ कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा 1998 में प्रोफेसर MP जोशी और DS नेगी के संरक्षण में उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया था। ठीक है सर, नेक्स्ट है आपका चंद्रेश्वर मंदिर द्वाराहाट की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो द्वाराहाट में चंदेश्वर मंदिर के समीप से ओखलियां, जिन्हें कप मार्क्स बोलते हैं, मिली है। ठीक है, जहां 12 पंक्तियों में 200 कप मार्क्स। देखो 12 पंक्तियों में ना, 12 पंक्तियां ऐसी आपकी 12 पंक्तियां हैं, ऐसे 12 पंक्तियों में क्या 200 कप मार्क्स क्या है यहाँ पे खुदे हुए हैं। इनकी खोज रिबेट कार्नल द्वारा 1877 में की गई थी। खोज किसके द्वारा? रिबेट कार्नक द्वारा 1877 में की गई थी। ठीक है, डॉक्टर MP जोशी द्वारा जसकोट, देवीधुरा आदि स्थानों से भी कप मार्क्स की खोज की गई है। ठीक है, जो
MP जोशी है इनको जसकोट, देवीधुरा आदि स्थानों से भी कपास के प्रमाण हमें मिलते हैं। वहीं डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा गोपेश्वर के समीप पश्चिमी नयार घाटी से भी कपास हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, द्वाराहाट को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। एक पॉइंट और बन गया। ठीक है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है, तो द्वाराहाट को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, नैनीपाताल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो आपका है नैनीपाताल है। नैनीपाताल तो यहाँ से 1999 में 5 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि सन 1999 में किस स्थान से 5 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है, तो नैनीपाल से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है खेखड़। खेखड़ की बात करूं तो यहाँ से 1982 में प्रागैतिहासिक काल के मृद भांड प्राप्त हुए। मतलब खेखड़ से क्या 1982 में 1982 में। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के क्या मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन किस काल के प्राप्त हुए, प्रागैतिहासिक काल के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हथवाल घोड़ा हो गया, काला माटी हो गया, मेहरूर उड्यार हो गया, मल्ला पैनोली, ठीक है, दीना पानी, ये सभी स्थान अल्मोड़ा में ही है। ठीक है, नोट करना है महरू उड्यार से भी चित्रित अवशेष प्राप्त हुए। महरू उड्यार से भी क्या चित्रित अवशेष हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जाखन देवी मंदिर। ठीक है, जाखन देवी मंदिर की बात करूं तो यह मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। यह मंदिर यक्षों के बारे में जानकारी देता है। जो जाखन देवी मंदिर है यक्षों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं चमोली से प्राप्त अवशेष जान लेते हैं। हमने अल्मोड़ा से जान लिया, अब चमोली से हमें क्या मिलता है, गोरखिया गुफा। गोरखिया गुफा मतलब उडियार। ठीक है, यह शैलचित्र डुगरी गांव से अलकनंदा नदी के किनारे पर है। जो गोरखिया गुफा है डुगरी गांव के अलकनंदा नदी के किनारे में स्थित है। गोरखाओं ने यहाँ लूट का माल छिपाया था, इसे गोरखिया गुफा कहेगा। ये किंवदंतियां भी आपको मिलती हैं कि जो गोरखिया गुफा है कहाँ है, डुगरी गांव में अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखाओं ने जब कुमाऊं और गढ़वाल पे अत्याचार किया था तो यहाँ से बहुत धन लूटा। वो धन कहाँ लुका दिया, इस स्थान पे लुका दिया। इस नाम इसका नाम क्या है, गोरखिया गुफा इसका नाम पड़ गया। इसकी खोज राकेश भट्ट ने 1993 में की थी। सॉरी, इसकी खोज राकेश भट्ट ने कब 1993 में की थी। ठीक है, अगर बात करूं तो यहाँ से पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी व लाल रंग के चित्र अंकित किए गए हैं। यहाँ से हमें क्या पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी लाल रंग के चित्र अंकित किए हैं, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। डॉक्टर मठपाल के अनुसार इन शिलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियां भी हैं, जिनमें 33 मानवों के और 8 पशुओं की आकृतियां यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में किस स्थान पर मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया है, फटाफट मुझे आंसर देंगे। ठीक है, यहाँ से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, पशुओं में बकरीनुमा चित्र काफी प्राकृतिक है। पशुओं में जो बकरीनुमा चित्र है ये काफी क्या है, प्राकृतिक और सुंदर है। इन शैल चित्रों का मुख्य विषय पशुचारक संस्कृति या पशुओं को हाका देकर घिनना है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका है सर मलारी गांव। अगर मलारी गांव के बारे में बात करें तो मलारी गांव की गुफा को सर्वप्रथम 1956 में शिव प्रसाद डबरार ने खोजा था। किसने मलारी गांव को सर्वप्रथम 1956 में शिव प्रसाद डबरार ने खोजा था। डबरार ने यहाँ से महापाषाण कालीन शवागार, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, जो महान पत्थर वाला युग था उसके शवागार मतलब जहाँ क्या मृत लोगों को दफनाया जाता है उन्हें शवागार कहते हैं। ठीक है, इन समाधानों की आकृतियां मंडलाकार गर्त जैसी है। ठीक है, कैसी है इनकी आकृतियां, मंडलाकार गर्त जैसी है, जिनमें शव के चारों ओर अनगढ़ शिलाएं खड़ी कर गई है। बड़े बड़े पत्थर अनगढ़ शिलाएं ऐसे क्या कर दी गई, ये है राजू। ठीक है, लो समझाते हैं। ठीक है, ये है राजू, ये है राजू। ठीक है, राजू मर गया तो राजू की ये कब्र है, समाधान है। इसके चारों ओर बड़े बड़े अनगिनत क्या शिलाश्रय से इसे क्या बिल्कुल घेरा हुआ है। ऐसी हमें मंडलाकार रूप में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर मलारी गांव की बात करूं तो यहाँ उत्खनन का कार्य सबसे पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1982 से 83 में किया गया था। कहाँ, मलारी गाँव में। कहाँ, मलारी गाँव में। यहाँ यह गुफा अगर बात करूँ तो अंडाकार थी। कैसी, अंडाकार। ठीक है, अंडाकार थी जिसकी ऊंचाई 1.15 मीटर व गहराई 3 मीटर थी और इन्हें ऊपर से बड़े बड़े पटालों से ढका हुआ है। ऊपर से बड़े बड़े पटाल मतलब पाथर होते थे ना, पटाल पत्थर के बने हुए थे, उनसे ढका हुआ है। इन समाधानों में मानव अवशेषों के साथ अश्वमेध, तस्तरियां, ठीक है, विभिन्न आकार की टूंटी, लगभग 15 हत्थे युक्त
कुतुब इत्यादि भी रखे गए हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि इस काल का मानव मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवन को कल्पना करता होगा। ठीक है, इन सभागारों में ना जैसे ये है राजू, राजू मर गया तो राजू मर गया, राजू के पास एक कुल्हाड़ी था, राजू के पास कुल्हाड़ी था तो वो रख दिया गया। ठीक है, राजू का पेन था वो रख दिया गया। मतलब कि ये लोग क्या कल्पना करते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, मृत्यु के बाद भी जीवन है। ठीक है, एक कुतुब के हत्थे पर चमकदार पॉलिश की गई है और इसके हत्थे पर मोनाल का चित्र अंकित है। देखो, एक कुतुब हमें ऐसा भी मिला है, उसका जो हत्था है वो चमकदार पॉलिश में किया गया है। ठीक है, हत्थे पर किसका, मोनाल का चित्र अंकित किया गया है। किसका, मोनाल का चित्र अंकित किया गया है। 1 मिनट, मोनाल का चित्र क्या किया गया है, अंकित किया गया है। तो सर आगे अगर हम चर्चा पर चर्चा करें तो इन समाधानों को देखो, अदानी ने स्वात घाटी की गांधार सभागार संस्कृति के समान बताया हुआ है। ठीक है, टूसी ने इस घाटी को दरद समुदाय से संबंधित बताया है, जबकि सांकलिया ने इन्हें आर्यों से जोड़ा हुआ है। डबराल के अनुसार किन्नौर में लिप्पा की समाधियों के समान मलाली के शवाधार भी मंडलाकार गर्त जैसे थे, उन्होंने इसकी ऐसी कल्पना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ वर्ष 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा नर कंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग, 5 किलोग्राम का एक सोने का मुखौटा व कांसे का कटोरा भी यहाँ से प्राप्त किया गया है। यहाँ से आखेट के लिए लोहे उपकरण के साथ पशु का एक संपूर्ण कंकाल भी यहाँ से मिला हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किमनी गांव। किमनी गांव की बात करूँ तो यह कहाँ, थराली के समीप। ठीक है, जहाँ वर्तमान में आपदा आई है। ठीक है, वर्तमान में ही थराली में क्या आपदा आई है, आपको पता है, धराली और थराली। तो किमनी गांव में थराली के समीप पिंडन नदी के किनारे स्थित है। पिंडन नदी का उद्गम स्थान आपने बोला कि बागेश्वर के खाती गांव के कहाँ से, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पिंडर हिमानी से होता है, अलकनंदा के साथ कहाँ, कर्णप्रयाग में मिलती है। तो वहीं किमनी थराली के समीप पिंडन नदी के किनारे स्थित है। चमोली के किमनी गांव में स्थित इस गुफा में सफेद रंग की चित्रित हथियार एवं पशुओं के चलचित्र मिले हैं। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि किस स्थान से सफेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो किमनी से हुए हैं। ठीक है, इस ज्ञात पशु की पहचान अब हिमालयन वृषभ या जुबू या जोबा से की गई है। मलारी गांव से प्राप्त लोहे फलक उत्तराखंड के से प्राप्त लोहे उपकरणों में से सर्वाधिक प्राचीन है। यहाँ से लोहे का एक जार भी प्राप्त हुआ है। मलाली मारसा जनजाति का गाँव था। जो मलारी है ये मारसा जनजाति का क्या था, गाँव था। ठीक है सर, अब हम पहुँच गए हैं हरिद्वार में, जहाँ सबसे पहले गंगा क्या करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जिसे ह्वेंसान ने क्या बोला, मोयुलू बोला, ब्रह्मपुर इसे कहा। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र बताया 20 ली मतलब जैसे माप हमारे वहाँ मुट्ठी, गज, शेर, पाथा होता है, वैसे चीनी में माप होता है 20 ली। इसने हरिद्वार का क्या बताया, क्षेत्र बताया। ठीक है, तो हरिद्वार में कहा बहादुराबाद से हमें क्या मिले हैं, बताइए, बहादुराबाद से क्या प्राप्त हुए हैं, बहादुराबाद से हमें मृद भांड की खोज की है। ठीक है, 1951 में मृद भांड की खोज हुई है। ठीक है, इसी स्थल पर 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा उत्खनन किए जाने के साथ ही पाषाण उपकरणों के साथ ही वहीं देखो पत्थरों के उपकरण मिले हैं और मृद भांड मिट्टी के बर्तन या मृद भांड चित्र या हमें कुछ छोटे छोटे अवशेष यहाँ से मिले हैं। पौड़ी से प्राप्त अवशेषों की बात करूं तो इसमें थापली, सबसे पहले थापली। ठीक है, थापली का उत्खनन कार्य HNB, ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय द्वारा P नौटियाल के निर्देशन में 1982 से 82-83 में किया गया। ठीक है, यहाँ से 1.20 मीटर के चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इन मृद भांडों में तस्तरियां व कटोरियां हैं। इन मिट्टी के बर्तन में तस्तरियां और कटोरियां हैं। चित्रित मिट्टी के बर्तन पर काले रंग का प्रयोग किया गया है, जिनमें सूर्य, सिग्मा, एक केंद्रीय वृत्त, खड़ी और क्षैतिज रेखाओं, पत्तियों, पुष्प आदि चित्र हैं। ठीक है, यहाँ से लाल व काले रंग के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राचीन वस्तुएं, तांबे की चूड़ियां, आंखों पर काजल लगाने वाली अंजन भी के क्या सलाकाएं तथा पक्की मिट्टी की बनी क्या चिड़ियां उल्लेखनीय हैं। ठीक है, थापली से धान की खेती करने के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान से धान की खेती के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो थापली आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थापली अलकनंदा के दाहिने तट पर स्थित है। कहाँ है, अलकनंदा के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, थापली के बाद आपका रनिहाट आ जाता है। यह श्रीनगर से अलकनंदा के दाहिने तट पर स्थित है। कहाँ, श्रीनगर में अलकनंदा के दाहिने तट पर स्थित है। इसका उत्खनन भी क्या गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। उसमें P नौटियाल के निर्देशन में 1977 में इसका क्या खोज की गई
यहाँ के उत्खनन से ईंटें प्राप्त हुई हैं। ईंटों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र व मृत भांड भी प्राप्त हुए हैं। और रानीहाट के प्राचीनतम अगर हम बात करें निवासी स्थानीय कच्चे लोहे को गलाकर लोहे के औजार बनाने में क्या थे, निपुण थे। ठीक है, जो रानीहाट के जो निवासी थे वो क्या थे, कच्चे लोहे को गलाकर लोहे के औजार बनाने में निपुण थे, जो मछली मारने शिकार करने हेतु प्रयुक्त किया करते थे। इन लोहे के हथियारों को ये क्या करते थे, मछली मारने में शिकार करने में प्रयोग करते थे। ठीक है, अब इसके बाद है उत्तरकाशी से जो प्राप्त अवशेष है उसमें पुरोला आ जाता है। क्या, पुरोला। ठीक है, तो पुरोला की अगर बात करूं, यह यमुना की सहायक नदी कमन नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ से काले रंग का आलेख प्राप्त हुआ है, काले रंग का आलेख प्राप्त हुआ है जो संक लिपि में लिखा गया है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ से भी लाल व काले रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पक्की मिट्टी के खिलौने मन के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष भी आपको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पुरोला में एक स्टिका वेदिका भी प्राप्त हुई है, जिसका आकार उड़ते हुए गरुड़ पक्षी के समान बताया गया है। ठीक है, आपसे पूछेगा किस स्थान से उड़ते हुए गरुड़ पक्षी के आकार का क्या मिला है, बताइए। एक वेदिका प्राप्त हुई है, इष्टिका वेदिका, ये पुरोला। ठीक है, यहाँ से प्राप्त एक लोहे का फरसा तथा हड्डियों के प्रचुर अवशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ पशुओं की बलि बड़ी संख्या में दी जाती थी। इस स्थान पे पशु की बहुत सारे कंकाल हमें प्राप्त हुए हैं, हड्डियां प्राप्त हुए हैं, जिस अनुसार क्या क्या कल्पना की जा रही है कि यहाँ पशुओं की बलि बड़ी मात्रा में दी जाती थी। नेक्स्ट आपका है हुडली की अगर हम बात करें तो यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछेगा किस स्थान, उत्तराखंड के किस स्थान से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो हुडली से। ठीक है, और वहीं पिथौरागढ़ से प्राप्त अवशेष में बनकोट आपका आ जाता है। पिथौरागढ़ से क्या, बनकोट आ जाता है। बनकोट से इंपोर्टेंट है 8 ताम्र मानव आकृतियां यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, चंपावत से प्राप्त अवशेष में आपको देवीधुरा हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है, देवीधुरा के बारे में हमने पहले ही परिचर्चा की थी। ठीक है, अब देखो ऐतिहासिक काल के स्रोत जानते हैं। ऐतिहासिक काल के स्रोत में जिसमें कालसी अभिलेख, ठीक है, यमुना और टोंस नदी के किनारे। ठीक है, किस स्थान पे बताना मुझे। कालसी किसके अभिलेख है, अशोक के अभिलेख हमें मिले हैं। इसने क्या बोला है अपने अभिलेख में, मैंने अपने संपूर्ण प्रजा के लिए और जीव जंतु के लिए चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था कर दी है, और हिंसा या अहिंसा, बताओ क्या त्यागने को क्या अपनाने को इसने कहा है अपने अभिलेख में, फटाफट बताना। ठीक है, कालसी शिलालेख अमलाब नदी के किनारे स्थित है। अमलाब यमुना की सहायक नदी है। अमलाब क्या है, यमुना की सहायक नदी है। कालसी का प्राचीन नाम कालकूट था। कालसी के अन्य नाम खलतिका व युगसेल भी था। कालसी का एक नाम कालकूट था, एक अन्य नाम खलतिका व युगसेल था। ठीक है, यहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जिस शिला पर अभिलेख है उसे कालशिला या चित्रशिला कहा गया। जिसमें अशोक का अभिलेख मिला है उसे क्या, कालशिला या चित्रशिला कहा गया है। इस अभिलेख की खोज 1860 में किसने, फॉरेस्टर ने की थी। किसने की थी, फॉरेस्टर ने की थी। इस अभिलेख की ऊंचाई 10 फुट व चौड़ाई 8 फुट है। ठीक है, यह अभिलेख प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि, भाषा कैसी है अभिलेख की, प्राकृतिक इसकी भाषा है प्राकृतिक, और लिपि कैसी है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, कालसी यमुना व टोंस के संगम पर स्थित है, जो कुनिंद राजाओं की राजधानी भी रही है। हमने कुनिंद राजाओं के बारे में हम परिचर्चा करेंगे आगे। ठीक है, इस अभिलेख में अशोक ने कालकूट क्षेत्र को अपरांत कहा है तथा यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा है। ठीक है सर, नेक्स्ट है, इस अभिलेख में अशोक ने हिंसा त्याग कर अहिंसा अपनाने की बात कही है। 7वीं शताब्दी में कालसी को शुद्ध नगर रूप में विंसा ने देखा था। यह अशोक का 13वां क्रम का शिलालेख है। यहाँ अशोक का 13वां क्रम का क्या है, शिलालेख है। यहाँ अशोक ने 14 शिलालेख हैं। यहाँ अशोक के कितने, 14 शिलालेख हैं। इस अभिलेख में हाथी के चित्र का अंकन, देखो जो कालसी से मिला है इसमें हाथी के चित्र का अंकन किया गया है, और उसके पैरों के मध्य गजतम में श्रेष्ठ हाथी शब्द लिखा गया है। ठीक है, जो कालसी से हमें अशोक का शिलालेख मिलता है उसमें क्या, उसमें किसके बारे में, हाथी का चित्र अंकन किया गया है, उसके पैरों के मध्य क्या, गजतम या श्रेष्ठ हाथी शब्द लिखा गया है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक है, इसमें हाथी को आसमान में उतरते दिखाया गया है। पुरातत्वविदों के अनुसार यह भगवान बुद्ध का प्रतीक है। यह भगवान बुद्ध का प्रतीक है, ऐसे पुरातत्वविद कहते हैं। यहाँ के अभिलेख खंडित अवस्था में है। इनका खंडन 1254 में किसने, नसीरुद्दीन मोहम्मद ने किया था। जो ये अभिलेख है खंडित रूप में मिला हुआ है, 1254 में नसीरुद्दीन मोहम्मद ने किया था। ठीक है, इसका खंडन। ठीक है, इस लेख में अंत में 5 यवन राजाओं का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, 5 यवन राजाओं का उल्लेख भी इसमें मिलता है। नेक्स्ट है लाखामंडल की बात करें तो यह स्थल देवी
सॉरी, यह स्थल देहरादून में स्थित है। लाखामंडल देहरादून में स्थित है। लाखामंडल का प्राचीन नाम क्या था? मण था। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में प्राचीन मण नाम किसका था? तो किसका था? लाखामंडल का प्राचीन नाम मण था। ठीक है। लाखामंडल यमुना व रिखनाड़ तथा यमुना के गोदरगाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। कहाँ पे? यमुना व रिखनाड़ तथा यमुना व गोदरगाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। लाखेश्वर या लाखामंडल में छत्र युक्त, ठीक है, पैगोड़ा सदृश मंदिर स्थापित है। ठीक है। लाखामंडल गुफा से कत्यूरी राजवंश की राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख प्राप्त हुए। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस स्थान से कत्यूरी राजकुमारी, ठीक है, राजवंश की राजकुमारी ईश्वरा थी, इसके अभिलेख आपके कहाँ? लाखामंडल से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से गुप्त काल से पूर्व की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ से 2 विशाल मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जिन्हें अर्जुन, भीम या जय विजय भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ से ब्राह्मी लिपि में श्लोक बद्ध संस्कृत लेख भी प्राप्त हैं। श्लोकबद्ध क्या? इसमें संस्कृत के श्लोक भी हमें प्राप्त होते हैं। लाखामंडल लेख में उत्तराखंड को सिंहपुर कहा गया है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस लेख में उत्तराखंड को सिंहपुर कहा गया है? तो लाखामंडल लेख में उत्तराखंड के लिए सिंहपुर प्रयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है अंबाड़ी। ठीक है। यह स्थान देहरादून में स्थित है। यहाँ से भद्रमित्र शुंग का क्या अभिलेख मिला है? भद्रमित्र शुंग का अभिलेख हमें अंबाड़ी से मिलता है, जो देहरादून में है। ठीक है। त्रिशूल अभिलेख की बात करूं तो त्रिशूल अभिलेख संख लिपि में लिखा गया है, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। राज्य में गोपेश्वर, गोपीनाथ मंदिर व बाड़ाहाट शक्ति मंदिर से त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें त्रिशूल लेख मिलते हैं। गोपेश्वर से प्राप्त लेख में विशुनाग, नागवंश व अशोक चल्ल नेपाली शासक तथा बाड़ाहाट से प्राप्त लेख में गुहनाग, नागवंश व अशोक चल्ल के नाम मिलते हैं। अल्मोड़ा से प्राप्त सिक्के भी हमने जाने थे। ठीक है। ये कुनिंद शासकों से संबंधित है। अल्मोड़ा व बागेश्वर की सीमा पर 1979 में कत्यूरी घाटी से 15 सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है। इन सिक्कों पर निम्न राजाओं के नाम अंकित हैं, जिसमें शिवदत्त, शिवपालिक हो गया, हरिदत्त हो गया, मार्गभूति और अशोक और गोमित्र के नाम इन सिक्कों में मिलते हैं। जो हमें कहाँ से मिले थे? हमें कत्यूर घाटी से 15 सिक्के मिले थे। उनमें हमें शिवदत्त, शिवपालिक, हरिदत्त, मार्गभूति, अशोक और गोमित्र के नाम गुदे हुए मिलते हैं। ठीक है। ये हिमालय क्षेत्र में पहली मुद्रा थी, हिमालय क्षेत्र की पहली मुद्रा थी। ये सिक्के राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में रखे गए हैं। बताया जाता है कि इसके अलावा यह सिक्के अल्मोड़ा के बाद फिर ब्रिटेन के संग्रहालय अल्बर्ट म्यूजियम में संरक्षित हैं। ठीक है। वीरभद्र, ऋषिकेश का नाम ही वीरभद्र नामक स्थान से भी है। ठीक है। वीरभद्र ऋषिकेश का नाम था। ऐतिहासिक काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इस स्थल का उत्खनन 1973 से 74 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किया था। उत्खनन में कुषाणकालीन भवन, सिक्के व मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात को मोरध्वज, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मोरध्वज, ठीक है, 1979 से 81 तथा पांडुवाला पौड़ी 1983 का उत्खनन भी किया था। ठीक है। देखो, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मोरध्वज और पांडुवाला पौड़ी में भी उत्खनन किया था। मोरध्वज से बुद्ध की योग सन मुद्रा में बोधिसत्व प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। जो मोरध्वज से ना बुद्ध की योग करते हुए मुद्रा में और बोधिसत्व प्रतिमाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जिनमें पता चलता है कि यहाँ बौद्ध धर्म का भी प्रभुत्व था। इसके अलावा कृष्ण की केशवध मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है। मरखाम ने 1887 में मोरध्वज का उत्खनन किया। यहाँ से 23 अंडाकार मृण फलकों की खोज भी की गई थी। यहाँ से 8 मृण मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। ठीक है। नैनीताल तथा देहरादून के बाड़ावाला से भी ईंटों पर लेख उत्कीर्ण मिले हुए हैं। बागेश्वर लेख में कत्यूरी काल के राजा बसंत देव, खरपर देव, राजा निम्बर के वंशों की जानकारी प्राप्त होती है। केहली के पलोठी या पलेठी भी इसे बोलते हैं, से प्राप्त अभिलेख से नागवंश की जानकारी प्राप्त होती है। बास्ते ताम्रपत्र कहाँ से? पिथौरागढ़ से प्राप्त होता है, जिसमें गोरखा सेना नायक मोहन थापा का उल्लेख मिलता है। ठीक है। बास्ते ताम्रपत्र पिथौरागढ़ से क्या? गोरखा सेना नायक मोहन थापा का उल्लेख मिलता है। यह ताम्रपत्र, ठीक है, यह ताम्रपत्र आनंदपाल का है, आनंदपाल का ताम्रपत्र है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्य उत्तराखंड राज्य में आद्य काल से नगर में होने वाले प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। और उस समय गोविशाण, काशीपुर, गंगाद्वार, हरिद्वार, कनखल, शत्रुधन, कालकोट सुबाहों की राजधानी श्रीनगर में स्थित थी। ठीक है। गोविशाण से उत्खनन अगर बात करूं 2600 ईस्वी पूर्व की ईंटें प्राप्त हुई है। ठीक है। कनखल हरिद्वार में, ठीक है, मायापुर से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के कारण हरिद्वार को गेरुए रंग की सभ्यता का भी नगर कहा गया है। आध्यात्मिक काल के स्रोतों की अगर हम अब बात करूं तो प्राकृतिक सुविधाओं के साथ साथ उत्तराखंड क्षेत्र आध्यात्मिक रूप से भी क्या आर्य सभ्यता व संस्कृति
संस्कृति का केंद्र रहा है। माना जाता है कि पृथ्वी में क्या जल प्लावन के पश्चात जिस स्थान पर जीवन की उत्पत्ति हुई वह उत्तराखंड के अलकापुरी के समीप ब्रह्मावर्त माणा के अति निकट है और आदि मानव यहीं से जीवन प्रारंभ आदि मानव का यहीं से क्या जीवन प्रारंभ किया था। बद्रीनाथ के समीप 5 गुफाएं हैं, गणेश, नारद, स्कंद, मुचकुंद, व्यास। ये वही गुफाएं हैं जहां वेदों व पुराणों की रचना हुई थी। ठीक है। मनु के बारे में कहा जाता है कि माणा से आए थे। मनु वे माणा से आए थे। उन्होंने जिस भूमि पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया उसे मनु के नाम से मानसखंड कहा गया। ठीक है। उत्तराखंड का उल्लेख प्रारंभिक धर्म ग्रंथों में भी मिलता है, जहां केदारखंड माया क्षेत्र से हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र का जिक्र वर्तमान गढ़वाल के लिए तथा मानसखंड नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक की विस्तृत क्षेत्र का जिक्र हमें वर्तमान कुमाऊं के लिए किया गया है। वर्तमान में दोनों को संयुक्त रूप से देवभूमि के नाम से जाना जाता है। लोक कथाओं के आधार पर पांडव यहाँ पर आए थे और महाभारत और रामायण की रचना भी यहीं हुई थी। कालिदास ने अपने महाकाव्य के मंगल श्लोक में हिमालय की वंदना कर नागाधिराज को देवात्मा व पृथ्वी का मानदंड कहा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार उत्तराखंड सहित हिमालय के पार के प्रदेश तिब्बत का प्राचीन नाम उत्तर कुरु एवं मेरठ, हस्तिनापुर का नाम दक्षिण कुरु था। संभवतः इन दो प्रदेशों के जोड़ने वाले के बीच का क्षेत्र को उत्तराखंड का नाम कारुपथ पड़ा था। ठीक है। पुराणों के अनुसार यहाँ पर यक्ष, किन्नर, खस, किरात आदि प्राचीन समुदाय के लोग निवास करते थे। उत्तराखंड हिमालय का प्रमुख भाग है। आज उत्तराखंड 2 मंडलों में सिमट कर रह गया है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। लेकिन उत्तराखंड कत्यूरी, चंद, पवार राजवंश, टिहरी रियासत गुरखाओं और अंग्रेजों के शासनाधीन रहा है, जिसे हम अब चर्चा परिचर्चा करेंगे। हमने पूरा उत्तराखंड का जो इतिहास को 3 भागों में बांटा था। हमने क्या प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और क्या ऐतिहासिक काल, इसके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है। अब हम जानेंगे चंद, पवार राजवंश, टिहरी रियासत और गुरखाओं और उसके बाद आपका ब्रिटिश सरकार के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे।